को उकसाना चाह रहे हैं। और तौसीफ खान भाई मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या मुसलमान बड़ा या छोटा होता है? अव्वल दर्जे का मुसलमान और दूसरे दर्जे का मुसलमान कोई होता है? मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप AIMIM में नहीं हैं तो आप क्या दूसरे दर्जे के मुसलमान हैं क्योंकि आप तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? हाँ, और ये नौजुबिल्ला खुदा नहीं है, आप नौजुबिल्ला नहीं नाविका जी, देखिए और मुझे समझ में आया बिल्कुल सॉरी नाविका जी देखिए, शाजिया जी ने सिर्फ एक बात अभी सही कहा कि हम खुदा नहीं है, हम जज नहीं कर सकते। तो मैं ये नहीं कह सकता, सर्टिफिकेट नहीं दे सकता शाजिया जी को कि वो 1 नंबर की मुसलमान है या 2 नंबर की मुसलमान है, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि हदीस और कुरान में भी कहा है कि मुनाफिक से बचो, और जो मुनाफिक के कैटेगरी में फॉल होता है हम उससे दूर रहेंगे और हम उसे बुरा मानेंगे। अब शाजिया जी खुद ही अपने आप को जज कर ले कि वो मुनाफिक के कैटेगरी में फिट होती है या नहीं फिट होती है। वो पार्टी जो उस पार्टी में अगर वो रह रही है, वो रह करके उन्होंने कितना अच्छा काम किया है कम्युनिटी के बारे में, वो अपने बैठ करके खुद ही इंट्रोस्पेक्ट कर ले। और वो अपने जो कि कुरान शरीफ का हिस्सा ही नहीं था भाई साहब। आप जितना कितने मुसलमान ट्रिपल तलाक को मैं ट्रिपल तलाक की यहाँ बात ही नहीं हो रही, आप ट्रिपल तलाक को लेके आ रहे। ट्रिपल तलाक तो गलत है, कुरान शरीफ का हिस्सा नहीं था तलाक बिद्दत। आप गोल पोस्ट को शिफ्ट कर रही है शाजिया जी, आप गोल पोस्ट को शिफ्ट कर रही है। देखिए आपका चॉइस है, आप जो भी पार्टी को ज्वाइन कर रही है आपकी चॉइस है, मैं उसमें कोई जज नहीं। तौसीफ खान तो मुझे बता दीजिए कि ममता बनर्जी 2005 में घुसपैठियों की बात करती थी बंगाल में, क्योंकि तब वामपंथियों की सरकार थी। आज वही घुसपैठिए अपने हो गए जिनके खिलाफ वो लड़ती थी। और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। संदीप का बेतिया बिहार से सवाल है, ममता बनर्जी कहती हैं कि सत्ता में आने पर वो CAA NRC हटा देंगी। NRC वैसे आया भी नहीं है, पर हटा क्या देंगी पता नहीं। इसका मतलब क्या वो अवैध नागरिकता का समर्थन कर रही हैं जिसके खिलाफ वो 2005 में खड़ी थी? तौसीफ भाई इसका जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, अकेली ममता बनर्जी नहीं है। जब ममता बनर्जी अपोज कर रही हैं CAA का NRC के खिलाफ है, तो वो पूरी बंगाल की जनता के इमोशन का वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और भारतीय पॉलिटिक्स में केवल ममता बनर्जी एक ऐसी लीडर या CM नहीं है। मैंने आपको लिस्ट भी गिनाया कि तमिलनाडु, दिल्ली, केरला, पंजाब, राजस्थान, ये सारे स्टेट में कम से कम 4 स्टेट असेंबली से तो बाजाब्ता लिखित में रेजोल्यूशन स्टेट असेंबली ने पास किया CAA NRC के खिलाफ। तो ये केवल कोई एक व्यक्ति को पॉइंट आउट करके ये कह देना कि वो बीजेपी के राज्य अगर गिने जाएं तो आप क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी या अमित शाह देश के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं? क्या बीजेपी के पास सरकारें नहीं है? क्या सिर्फ 4 राज्य हैं इस भारत में? आप कह रहे हैं अगर ममता बनर्जी लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है बंगाल की, तो फिर प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, वो प्रतिनिधि पूरे देश के हैं, सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन ये आपको बात कभी समझ नहीं आएगी। शिवांगी का देवरिया यूपी से सवाल है, क्या वैध तरीके से नागरिकता देना गलत है? क्या जो अवैध तरीके से भारत में घुस गए हैं उनकी पहचान कराना गलत है? अगर नहीं तो कांग्रेस पार्टी CAA का विरोध क्यों कर रही है? जितेंद्र यादव का प्रयागराज से सवाल है, क्या AIMIM पार्टी ये बता सकती है कि कैसे CAA और NRC मुसलमानों के खिलाफ है? विशाल सिंह का गुरुग्राम से सवाल है, माना कि ये सभी कानून देश हित में है, लेकिन क्या देश हित से जुड़े मुद्दे बीजेपी को चुनावों के इर्द गिर्द ही याद आते हैं? सलीम खान का आगरा से सवाल है, मैं मुसलमान हूं, मुझे क्यों डराया गया CAA के नाम पर? मैं CAA से कहां प्रभावित हो रहा हूं? ये सलीम खान का सवाल है, जवाब दीजिए लोकेश जिंदल जी। देखिए, जब मैं भारत के संविधान की बात करता हूं, उसके प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। हमारे चीफ जस्टिस कहते हैं कि समय के चलते ये हम जो है ब्रॉड होता जाना चाहिए, लेकिन अब जो 300 लोगों को नागरिकता दी गई है उनको इस आधार पे दी गई है कि वे मुसलमान नहीं थे। तो आपने नागरिकता में धर्म का उपयोग किया है, दुरुपयोग किया है, जो कि संविधान के मूल आधार पे के खिलाफ था।
देखिए, हमारी प्रस्तावना में सबसे अहम वर्ड है गरिमा। अगर हम बात करते हैं प्रत्येक नागरिक की गरिमा, आपने उसको छन्नी कर दिया ये आधार पर कि धर्म के नाम पर आपको नागरिकता दी जाएगी। अगर आप मुसलमान नहीं हैं और आप पड़ोसी 3 मुल्क से शरणार्थी हैं तो ही आपको नागरिकता दी जाएगी। मैं भारत की अगर संविधान की बात करता हूं, हमारे संविधान को विश्व में सबसे ऊंचा संविधान इसलिए माना जाता है क्योंकि ये मानवता के आधार पर है, मानव गरिमा के आधार पर। लेकिन इस संविधान के इस मूल भाव को ही ताड़-ताड़ करता है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट। लोकेश जिंदल जी, सिर्फ इतना बहुत मैं विनम्रता से पूछना चाहती हूँ, सलीम खान भाई का जवाब दे दीजिए ना। आगरा से जो सवाल पूछे कि क्यों डरा रहे थे आप सीएए पर, वो मुसलमान है, कम ज्यादा नहीं। दानिश कुरैशी जी शायद शो छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि मैं उनसे कहने ही वाली थी कि शाजिया इल्मी से माफी शायद मांगनी चाहिए उन्हें। अगर उनका कोई कॉन्शियस है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये अव्वल दर्जा और दूसरे दर्जे के मुसलमान का जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, लेकिन उठकर चले गए हैं शो से। क्यों चले गए हैं? सवाल झेले नहीं जा रहे थे या जवाब देते हुए बन नहीं पा रहा था? लेकिन सलीम खान का सवाल है, आपसे कम या ज्यादा मुसलमान नहीं है वो भी। लोकेश जिंदल जी, उनके सवाल का जवाब आज जरूर देना चाहिए। नाविका जी, किसी भी मुसलमान को डराया नहीं गया। हाँ, प्रत्येक भारत के नागरिक को डरना चाहिए अगर भारत का संविधान खतरे में हो। हम सब भारत के नागरिक हैं, हमारे कुछ मौलिक हक हैं, मौलिक आधार है और जो हमें संविधान से मिलते हैं। अगर कोई भी सरकार इस संविधान के साथ छेड़छाड़ करती है, इस संविधान के मूल आधार को बदलने की कोशिश करती है, तो प्रत्येक नागरिक को डर लगना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को ये महसूस होना चाहिए कि हम हैं क्योंकि संविधान है। और संविधान जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मांग की थी, तब नहीं ख्याल आया था कांग्रेस पार्टी को कि ये संविधान के खिलाफ है? ये सिर्फ तब याद आया जब नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई इस पूरे लॉ को? बिल्कुल तब नहीं याद आया जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में भी ये तय हुआ कि बाकायदा मुस्लिम लॉ को कोडिफाई किया जाएगा, और नेहरू जी ने बाकायदा इसको ठंडे बस्ते में डालकर पूरे मामले को टरकाकर इसको बाकायदा यूसीसी को एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना दिया। ये भी तब याद नहीं आया कि संविधान को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जबकि इसकी आत्मा पर प्रहार कर कर सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द डाले गए। तब भी संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ जब शाहबानो मामले पर राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ही बदल दिया। और अभी भी जब बाकायदा देश का कानून बन गया है, ये सीएए हमारी देश की पार्लियामेंट में पारित हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया है, और अभी भी इस संविधान का हिस्सा होने वाले कानून को मना करना और कहना कि हम राज्य में नहीं लगाएंगे, क्या ये संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं है? आप संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं। वो भावना बच्ची जो आई हुई है, जो इतनी छोटी उम्र की है, डर डर के रहती है, उसको डर रहता है कि कभी भी उसके साथ बलात्कार हो सकता है, और जब डरती है निकलने से, बुर्का पहन के निकलती है और गालियां तब सुनती है, आपको तब मानवता पर आपका कुछ असर नहीं होता। और मानवता सबके लिए होती है भाई साहब, और सीए मानवता पर ही आधारित है, क्योंकि ये वही लोग हैं बेचारे, हमारे सिख भाई, हिंदू भाई, पारसी भाई, इसमें क्रिश्चियंस का भी जिक्र है, इसमें सबका जिक्र है जो मुसलमान देशों में माइनॉरिटी माने जाते हैं। सुन लीजिए आप, और उन सब लोगों के अगर साथ प्रताड़ना हो, शोषण हो, बदसलूकी हो, क्या उनको हक नहीं है कि एक देश जो उनके लिए रास्ते में उनके लिए रास्ता उनके लिए आसान कर रहा है, उनके ही घर में घर बनाने दे रहा है, आपको उस पर एतराज है? किस तरह की मानवता की बात कर रहे हैं आप? आपने भावना से उसका हक 4 साल तक क्यों छीना? क्यों इतनी देरी की उसको लागू करने में, जबकि ये एक्ट पास हो चुका था? बताइए, 11 दिसंबर 2019 के अभी ये सवाल दर्शकों का भी है। श्रुति मिश्रा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सवाल पूछ रही है, सीएए अच्छा कानून है, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ कोरोना के नाम पर इसे 4 साल रोककर क्यों रखा? इकोनॉमी तो 2020-21 से पहले खुल रही थी, क्यों न माने कि ये चुनावी टाइमिंग को देखकर किया गया है? शाजिया इल्मी जवाब दीजिए।
नहीं, बिल्कुल चुनावी नहीं है। ये पूरा लॉ पारित हो चुका है इसके और उसको लागू कर दिया गया है। हमारे देश में चुनाव होते ही रहते हैं। पिछले 10 साल में 2 लोकसभा चुनावों के बीच में पता नहीं कितने चुनाव हुए हैं, 48 से लेकर 50 चुनाव हुए हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर।